सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है भिन्नों का योग और व्यवकलन। उसके बाद क्लास 7 एवं 8 के बच्चे बीजीय व्यंजक पार्ट 2 एवं 3 का रिवीजन करेंगे और प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी 1917 में पहली बार पटना पहुंचे और वहां उनके पुराने सहपाठी मजरूल हक मिले। उन्होंने गांधी जी को मुजफ्फरपुर जाने का रास्ता बताया। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में कृपलानी जी के घर रुकना तय किया। कृपलानी जी ने अपने छात्रों को गांधी जी को स्टेशन से लाने की जिम्मेदारी दे दी थी। उस समय कृपलानी जी कुंवारे थे, हॉस्टल के एक रूम में रहते थे। वो भागे भागे प्रोफेसर मलकानी जी, जो कि हॉस्टल के प्रभारी थे, उनके यहाँ गए और गांधी जी को अपने यहाँ पे ठहराने की विनती करी। मलकानी जी खुशी खुशी राजी हो गए। श्रीमती मलकानी जी गांधी जी की आरती उतारना चाहती थी, लेकिन नारियल की कमी थी। तो फिर कृपलानी जी ने रात में पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ा, जिससे उनके जांघ में चोट भी आ गई। और वहां स्टेशन पर छात्रों ने पूरी ट्रेन छान मारी, पर गांधी जी कहीं नजर नहीं आए। छात्रों को कोई भी बैरिस्टर नुमा व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा था। और उधर गांधी जी और शुक्ल जी गाड़ी से उतरे और प्लेटफॉर्म पर कृपलानी जी का इंतजार करने लगे। बेचैनी से घूम रहे विद्यार्थियों को देखकर गांधी जी शुक्ल जी से बोले, आप जरा छात्रों से पूछें कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। शुक्ल जी ने विद्यार्थियों से पूछा, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? और विद्यार्थियों ने जवाब दिया,
मोहनदास करमचंद गांधी जी को। तो शुक्ल जी ने उनसे कहा, यही तो है गांधी जी। पहली बार छात्रों ने गांधी जी को देखा था और उनकी एक साधारण सी वेशभूषा में वो पहचान भी नहीं पाए थे। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके तो वहाँ पर क्या क्या हो रहा था। आज हम सीखेंगे भिन्नों का योग और व्यवकलन। हम भिन्नों का योग और व्यवकलन प्रतिदिन करते हैं। जैसे अगर आप आधा किलो सेब और 1.5 किलो संतरे खरीदते हो तो आपके पास फलों का कुल भार 2 किलो हो जाता है। अगर आपके पास 2.25 लीटर दूध है और इसमें से आप आधे लीटर दूध की कुल्फियां बनाते हो तो आपके पास 2.25 लीटर दूध शेष रह जाता है। इसी तरह आपके पास 4/5 चॉकलेट होगी और इसमें से आप 1/5 चॉकलेट अपने दोस्त को देते हो तो आपके पास 3/5 चॉकलेट शेष रहती है। कई स्थितियों में भिन्नों का योग या व्यवकलन करना आसान नहीं होता। जैसे मान ले रमेश के पास पूर्ण केक का 5/6 भाग था। अगर उसमें से उसे 1/4 केक अपने दोस्त को देना हो तो उसके पास कितना केक बचेगा? यह पता करने के लिए हमें 5/6 से 1/4 को घटाना होगा। इसका हल ढूंढने के लिए हमें भिन्नों के योग और व्यवकलन के नियम सीखना अनिवार्य है। पहले हम सीखेंगे समान भिन्नों यानी लाइक फ्रैक्शंस का योग और व्यवकलन कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक वर्ग यानी स्क्वायर के 16 बराबर भाग किए हैं। मान लीजिए हम इनमें से 5 भागों में लाल रंग भरते हैं तो लाल भाग पूर्ण वर्ग के कौन से भिन्न हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि 16 में से 5 भागों में लाल रंग है इसलिए लाल भाग पूर्ण वर्ग की 5/16 भिन्न है। इसी प्रकार अगर हम 16 में से 7 भागों में पीला रंग भरते हैं तो पीले रंग से भरा भाग पूर्ण वर्ग की 7/16 भिन्न होगी। क्या आप बता सकते हैं कि अब पूरे वर्ग में रंगीन भाग कितना है? चूंकि यहाँ भागों का आकार बराबर है इसलिए हम रंग से भरे भागों की संख्या लाल और पीले रंग के भागों की संख्या को जोड़कर यानी कि अंशों को जोड़कर पता कर सकते हैं। इसलिए 5 और 7 भागों को मिलाकर भागों की संख्या होगी 12। हम कह सकते हैं कि 16 में से 12 भागों में रंग भरा है, इसलिए रंग से भरे भाग भिन्न 12/16 से व्यक्त किया जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि 5/16 धन 7/16 बराबर 12/16। इस तरह से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक समान भिन्नों का योग करने के लिए अंशों को जोड़ा जाता है और उभयनिष्ठ यानी कॉमन हर को वैसे का वैसा रखा जाता है। अब मान लीजिए आपके पास चॉकलेट का 7/12 भाग है। इसमें से आप 3/12 भाग अपनी बहन को देते हो तो आपके पास कितना भाग शेष रहेगा? यह पता करने के लिए हमें 7/12 से 3/12 का व्यवकलन करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 भाग देने पर 7 में से 4 भाग शेष है, इसलिए शेष भाग की भिन्न है 4/12। क्या हम कह सकते हैं 7/12 ऋण 3/12 बराबर 4/12? हाँ, हम जरूर कह सकते हैं। यहाँ हर तो वही है तो जरूर सिर्फ अंशों का व्यवकलन किया गया होगा। इस तरह से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक समान भिन्नों का व्यवकलन करने के लिए बड़े अंश से छोटा अंश घटाया जाता है और उभयनिष्ठ यानी कॉमन हर को वैसा का वैसा रखा जाता है। अब आइए देखते हैं असमान भिन्नों यानी अनलाइक फ्रैक्शंस का योग और व्यवकलन कैसे किया जाता है। चलिए पता करते हैं कि चॉकलेट के 2/5 और 1/3 भाग मिलकर कितनी चॉकलेट बनती है। पता करने के लिए हमें 2/5 धन 1/3 का परिणाम ज्ञात करना होगा। इसके लिए पहले हम एक जैसे 2 आयत बनाएंगे। भिन्न 2/5 को व्यक्त करने के लिए पहले आयत के 5 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 2 भागों को छायांकित करेंगे। इसी तरह 1/3 को व्यक्त करने के लिए हम दूसरे आयत के 3 भाग बनाएंगे और इनमें से 1 भाग को छायांकित करेंगे। चूंकि यहाँ भागों का आकार बराबर नहीं है इसलिए हम 2/5 से 1/3 को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ सकते। सबसे पहले हमें इनके भागों का आकार बराबर करना होगा। अब हम भागों की संख्या बराबर करते हैं तो अपने आप भागों का आकार भी बराबर हो जाएगा। तो आइए इनके भागों की संख्या बराबर करें। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए।
चलिए हम बताते हैं। इन 5 भागों में से प्रत्येक के 3 भाग बनाकर हमें कुल 15 भाग प्राप्त होंगे। इसी तरह इन 3 भागों में से प्रत्येक के 5 भाग बनाकर हमें 15 भाग प्राप्त होंगे। अब दोनों बराबर आकार के 15 भागों में विभाजित है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, यहाँ 15 में से 6 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 6/15। इसी तरह यहाँ 15 में से 5 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 5/15। इस तरह 2/5 की तुल्य भिन्न है 6/15 और 1/3 की तुल्य भिन्न है 5/15। अब दोनों आयत में छायांकित भागों की कुल संख्या 15 में से 11 है, तो हम कह सकते हैं 2/5 और 1/3 चॉकलेट मिलकर कुल 11/15 चॉकलेट बनाती है। अब मान लीजिए आपके पास 5/6 केक है, जिसमें से आपको 1/4 केक अपने दोस्त को देना है, तो बचे केक की मात्रा आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें 5/6 से 1/4 को घटाना होगा। आइए सीखें यह हम कैसे करेंगे। पहले हम केक को दर्शाने के लिए एक जैसे 2 वृत्त बनाएंगे। भिन्न 5/6 को व्यक्त करने के लिए पहले वृत्त के 6 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 5 भागों को छायांकित करेंगे। इसी तरह 1/4 को व्यक्त करने के लिए हम दूसरे वृत्त के 4 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 1 भाग को छायांकित करेंगे। चूँकि इन दोनों वृत्तों में सभी भागों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हम 5/6 से 1/4 को नहीं घटा सकते। सबसे पहले हमें इनके भागों की संख्या बराबर करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन 6 भागों में से प्रत्येक के 2 बराबर भाग बनाकर हमें कुल 12 भाग प्राप्त होंगे। इसी तरह इन 4 भागों में से प्रत्येक के 3 बराबर भाग बनाकर हमें 12 भाग प्राप्त होंगे। अब भागों की संख्या बराबर है, इसलिए अब हम व्यवकलन कर सकते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, यहाँ 12 में से 10 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 10/12। इसी तरह यहाँ 12 में से 3 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 3/12। इस तरह 5/6 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 10/12 और 1/4 की तुल्य भिन्न है 3/12। अब चूंकि हर बराबर है, इसलिए हम 10 में से 3 भाग घटा सकते हैं। व्यवकलन करने के बाद 12 में से 7 छायांकित भाग बचेंगे। इस तरह 5/6 से 1/4 के व्यवकलन का परिणाम है 7/12। इस तरह से असमान भिन्नों यानी अनलाइक फ्रैक्शंस का योग या व्यवकलन करने के लिए हर बराबर होना अनिवार्य है। हर बराबर करने के लिए लसअ का उपयोग एक सरल तरीका है। जैसे 2/5 के हर 5 और 1/3 के हर 3 का लसअ है 15। 2/5 के अंश 2 और हर 5 को 3 से गुणा कर हम 2/5 की तुल्य भिन्न 6/15 पता कर लेते हैं, जिसका हर लसअ है। इसी तरह 1/3 के अंश और हर को 5 से गुणा कर 1/3 की तुल्य भिन्न 5/15 पता कर लेते हैं। अब चूंकि हर बराबर है यानी कि दोनों समान भिन्न है, इसलिए इनका योग करने के लिए अंशों को जोड़ा जाता है और हर को वैसा का वैसा रखा जाता है। और इसी प्रकार व्यवकलन के लिए अंशों का व्यवकलन किया जाता है और हर को वैसा का वैसा रखा जाता है। तो आज हमने सीखा भिन्नों का योग और व्यवकलन। अगले वीडियो में देखेंगे इनके उदाहरण। आज हम देखेंगे भिन्नों के योग और व्यवकलन के उदाहरण। अमर ने बाजार से 6.5 किलो आलू लाए। अगर उसकी माँ ने इसमें से 1.25 किलो आलू की सब्जी बना ली, तो बताइए कितने किलो आलू बच गए? बाजार से लाए गए आलूओं का कुल वजन बराबर 6.5 किलो है। इनमें से सब्जी के लिए उपयोग किए गए आलूओं का वजन बराबर 1.25 किलो है। शेष आलूओं का वजन 6.5 से 1.25 को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ भिन्न 6 और 1/2 और 1 और 1/4 मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शंस है। इनका व्यवकलन करने के लिए हम इन्हें विषम भिन्नों यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में परिवर्तित करेंगे। यहाँ 6 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 13/2 और 1 और 1/4 की विषम भिन्न होगी 5/4। शेष आलूओं का वजन 13/2 ऋण 5/4 का परिणाम प्राप्त कर पता किया जा सकता है। यहाँ हर समान नहीं है, जिससे पता चलता है कि इनके भागों का आकार बराबर नहीं है। घटाने के लिए हमें इन्हें बराबर करना आवश्यक है।
क्या आप बता सकते हैं हम हरों को कैसे समान कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसके लिए हम लसअ यानी एलसीएम का उपयोग करते हैं। यहाँ 2 और 4 का लसअ है 4, इसलिए हम दोनों भिन्नों का हर 4 करेंगे। इसके लिए 13/2 के अंश 13 और हर 2 को 2 से गुणा करेंगे। और चूंकि 5/4 का हर पहले से 4 है, इसलिए इस भिन्न में हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। गुणा करने पर हमें 13/2 की तुल्य भिन्न 26/4 प्राप्त होगी। अब चूंकि हर बराबर है, हम 26/4 के अंश 26 से 5/4 के अंश 5 को घटाएंगे और हर वैसा का वैसा रखेंगे। इससे हमें व्यवकलन का परिणाम प्राप्त होगा 21/4। इस विषम भिन्न के मिश्रित भिन्न है 5 और 1/4, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5.25 किलो आलू बच गए। अगला उदाहरण, गौरव ने आज 7/5 घंटे विज्ञान की पढ़ाई की और 11/12 घंटे गणित की पढ़ाई की, तो उसने एक दिन में कुल कितने घंटे पढ़ाई की? गौरव ने विज्ञान की पढ़ाई 7/5 घंटे की और गणित की पढ़ाई 11/12 घंटे की, तो उसने कुल कितने घंटे पढ़ाई की? यह पता करने के लिए हमें 7/5 और 11/12 को जोड़ना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हर बराबर नहीं है, तो आइए लसअ के उपयोग से पहले इनका हर बराबर करें। यहाँ हर 5 और हर 12 का लसअ है 60, इसलिए हम दोनों भिन्नों के तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करेंगे जिनका हर 60 हो। इसके लिए हम 7/5 के अंश 7 और हर 5 को 12 से गुणा करेंगे और 11/12 के अंश 11 और हर 12 को 5 से गुणा करेंगे। इससे हमें 7/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 84/60 और 11/12 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 55/60। अब चूंकि हर बराबर है, इसलिए हम अंश 84 को अंश 55 के साथ जोड़ेंगे और हर वैसे का वैसा रखेंगे। इससे भिन्न प्राप्त होगी 139/60, यानी कि गौरव ने 2 और 19/60 घंटे पढ़ाई की। तो आज हमने देखे भिन्नों के योग और व्यवकलन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनकी मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे भिन्नों के योग और व्यवकलन से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1, नंदिता ने 1/2 किलो दही खरीदा। कुछ देर बाद उसने आधा किलो और दही खरीदा, तो उसने कुल कितना दही खरीदा? नंदिता ने पहले 1/2 यानी 1/4 किलो और बाद में आधा यानी 1/2 किलो दही खरीदा। दही की कुल मात्रा पता करने के लिए 1/4 और 1/2 को जोड़ना होगा। कई बार भिन्नों का योग कैसे किया जाता है, इसकी सही समझ नहीं होती। योग करने में अक्सर भिन्नों के अंशों और हरों को प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। इस तरह से 1/4 धन 1/2 का परिणाम 2/6 प्राप्त किया जाता है। यह एक गलत समझ है। आइए इसका सही हल प्राप्त करें। 1/4 हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह 1/2 इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। दोनों चित्रों में भागों का आकार बराबर नहीं है। इनके भागों का आकार बराबर करने के लिए हम इस आयत के प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इससे हमें 1/2 के तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगी 2/4। दोनों चित्रों में भागों का आकार अब बराबर है, इसलिए हम 1/4 और 2/4 का योग कर सकते हैं। योग करने पर हमें 4 में से कुल 3 छायांकित भाग मिलेंगे, यानी कि 1/4 और 1/2 के योग का परिणाम है 3/4। अब आइए देखें एक साधारण गलती। अगर 2 मिश्रित भिन्नों यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस का व्यवकलन करना होता है, तो कई बार पहले बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाया जाता है और फिर बड़े भिन्न से छोटा भिन्न भी घटाया जाता है। इससे गलत परिणाम प्राप्त होता है। सही समझ यह है कि पहले हम मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में परिवर्तित करते हैं, फिर इन भिन्नों के तुल्य भिन्न पता करते हैं जिनका हर बराबर हो और फिर इनका व्यवकलन करते हैं। अब आप दिए सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। स्मिता के पास 7/10 मीटर लंबी लेस थी, जिसमें से उसने 3/5 मीटर लेस काट ली। क्षेत्र नमूना बनाकर बची लेस की लंबाई पता कीजिए। इस प्रकार आज हमने देखी भिन्नों के योग और व्यवकलन से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलती।
छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक भाग 2। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों को गुणा कैसे किया जाता है। बीजीय व्यंजकों को गुणा में हम पढ़ेंगे 2 एकपदी का गुणनफल, 3 या अधिक एकपदी का गुणनफल। आइए देखते हैं 2 एकपदी का गुणनफल। हम जानते हैं कि 2 को 3 से गुणा करने पर 6 ज्ञात होता है। इसी प्रकार अगर हम 2 को x से गुणा करेंगे तो हमें क्या ज्ञात होगा, 2x। और 2 को अगर हम 3x से गुणा करेंगे तो हमें ज्ञात होगा 6x, 6x। ओके दोस्तों, आइए कुछ और उदाहरण से समझते हैं। अगर हम 2x को y से गुणा करते हैं तो हमें ज्ञात होता है 2xy। इसी प्रकार अगर हम 2x को 3y से गुणा करते हैं तो 2 गुणा x गुणा 3 गुणा y। 2 को 3 से गुणा करने पर हमें 6 ज्ञात हुआ, और x को y से गुणा करने पर xy ज्ञात हुआ। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात हुआ, 6xy। 2x को x से गुणा करने पर क्या ज्ञात होता है, 2x का वर्ग। x गुणा x बराबर x का घात 1 + 1 बराबर x का वर्ग। ओके दोस्तों, ये घात का नियम है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगर हम 2x वर्ग y को गुणा करते हैं 3xy वर्ग से तो हमें ज्ञात होता है 6x की घात 3 और y की घात 3। यह भी हमारा क्या है, घात का नियम है। अब बात करते हैं 3 से 3 या अधिक एकपदी का गुणनफल। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 3x को 7y से गुणा करना है और फिर गुणा करना है 5z से। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, पहले हम लेंगे 3x को 7y से गुणा करेंगे तो हमें ज्ञात हुआ 21xy। अब 21xy को हम गुणा कर देंगे 5z से। जब हमने 21 को 5 से गुणा किया तो हमें ज्ञात हुआ 105xyz। ओके दोस्तों, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब हमने 2x का वर्ग y को गुणा किया 3y के वर्ग z से और फिर गुणा कर दिया -5z का वर्ग x से।
अब हम क्या करेंगे, 2x वर्ग y को 3y वर्ग z से गुना करेंगे। सबसे पहले हमने देखे इनके पद। हमने देखा 2x का वर्ग y यहाँ पे है और 3y का वर्ग z यहाँ पे है। अब हमें पता है अगर हम y को y वर्ग से गुना करते हैं तो हमें ज्ञात होता है y का घात 3। इसी प्रकार अब हम 2 को 3 से गुना करेंगे तो हमें क्या ज्ञात हुआ, 6x वर्ग y का घात 3z। अब हम इसको गुना कर देंगे -5z वर्ग x के साथ। अब हमने देखा कि यहाँ पे x का वर्ग और यहाँ पे x, जब हमने x के वर्ग को x से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ x की घात 3 और z को z के वर्ग से गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ z का घात 3। अब हमने इन दोनों को जब गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ -30 x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3। अगर हमें 8x का गुणनफल ज्ञात करना है -2 से। अब हमने 8x को गुना किया -2 से। 8 को 2 से गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ -16x। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। -3x वर्ग y को गुना करना है -6 से, फिर गुना करना है 7xy से। ओके दोस्तों, अब हमने -3x वर्ग y को 6 से गुना किया। जब हमने -3x वर्ग y को 6 से गुना किया तो हमने देखा कि 3x वर्ग y के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वो माइनस का है, 6 के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है माइनस का है। हमें ये पता है कि अगर हम माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है, प्लस। 3 को 6 से गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ 18x वर्ग y। अब हमने इसको 7xy से गुना कर दिया। अगर हम x वर्ग और x को गुना करेंगे तो हमें ज्ञात होगा x का घात 3। इसी प्रकार y को y से गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ y का वर्ग। 18 को 7 से गुना करने पर हमारा उत्तर आया 126 x का घात 3 और y वर्ग। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। यहाँ पर कहता है 1/2xy को गुना करना है 2xy से। हमने देखा दोनों के पद समान हैं, अतः हम इसको लिख सकते हैं 1/2xy गुना 2xy। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस 2 से ये 2 कट रहा है। अब हमारा उत्तर क्या आया, xy गुना xy। जब हमने x को x से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ x का वर्ग और y को y से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ y का वर्ग। तो हमारा उत्तर क्या आया, x का घात 2 y का घात 2। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। अगला कहता है कि x वर्ग y को गुना करना है xyz से। ओके, हमने देखा यहाँ पे x का घात 2 है और यहाँ पे x है। x के घात 2 को x से गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ x की घात 3 और y को y से गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ y का वर्ग। तो हमारा उत्तर क्या आया, x की घात 3 और y वर्ग z। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। 1/2x को गुना करना है 1/2y से। अब हमने देखा यहाँ पे इसका पद x है और यहाँ पे इसका पद y है। इन दोनों के पदों को गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ xy और 1/2 और 1/2 को गुना करने पर हमें ज्ञात हुआ 1/4। हमारा उत्तर क्या आया, 1/4 xy। ओके दोस्तों, आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। ये कहता है कि किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्रमश 6p वर्ग q वर्ग एवं 2pq हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत की भुजाएं दे रखी हैं। एक भुजा 6p वर्ग q वर्ग है और दूसरी 2pq है। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई को चौड़ाई से गुना करना। हमें लंबाई दे रखी है 6p वर्ग q वर्ग और चौड़ाई दे रखी है 2pq। जब हमने 6p वर्ग q वर्ग को 2pq से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ 12p का घात 3 और q की घात 3। ओके दोस्तों, हमारा क्या निकल गया, ये आयत का क्षेत्रफल। आइए एक और उदाहरण समझते हैं। ये कहता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x जमा 2 एवं x है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल
क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमने देखा कि लंबाई कितनी है, x जमा 2। x जमा 2 को हमने जब x से गुना किया उसकी चौड़ाई से, तो x को x से गुना करने पर x का वर्ग मिला और 2 को x से गुना करने पर 2x मिला। तो हमने इसको कैसे लिखा, आयत का क्षेत्रफल बराबर x वर्ग जमा 2x। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना आया, x वर्ग जमा 2x। आज इस वीडियो में हमने सीखा बीजीय व्यंजकों को गुणा कैसे किया जाता है, और इसमें हमने सीखा 2 एकपदी का गुणनफल और 3 या अधिक एकपदी का गुणनफल। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे एक पद का द्विपद से गुणा और द्विपद का द्विपद से कैसे गुणा किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ बच्चों आपने बीजीय व्यंजक पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, 3xy गुना 5x स्क्वायर को हल करें। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15x³ y। प्रश्न 2, 3lm गुना m स्क्वायर गुना -2l स्क्वायर को हल करें। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6l³ m³। प्रश्न 3, -3m को -m स्क्वायर प्लस 2n से गुणा कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3m³ -6mn। प्रश्न 4, -x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 2x -1 से गुणा कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, -x⁴ -2x³ प्लस x स्क्वायर। प्रश्न 5, 2l स्क्वायर को 1 + m से गुणा कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर m। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक भाग 3। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक पद का द्विपद से गुणा और द्विपद का द्विपद से गुणा। आइए समझते हैं एक पद का द्विपद से गुणा। इसे समझने के लिए एक पदी 2x एवं एक द्विपदी 2x जमा y को गुणा करते हैं। 2x को पहले हम 2x से गुणा करेंगे, फिर 2x को हम y से गुणा करेंगे। तो हमें ज्ञात हुआ 2x गुना 2x जमा 2x गुना y। 2x को 2x से गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ 4x वर्ग, और 2x को y से गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ 2xy। तो हमारा उत्तर क्या आया, 4x वर्ग जमा 2xy। ओके दोस्तों, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहां पर कहता है ये कि हमें 3x जमा 7 को गुणा करना है -3x वर्ग से। अब हमने सबसे पहले 3x की गुणा -3x वर्ग से करा, फिर हमने देखा कि x को x वर्ग से गुणा करने पर x का घात 3 ज्ञात हुआ। 3 को 3 से गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ -9 x की घात 3। ओके दोस्तों, उसके बाद 7 को -3x के वर्ग से गुणा किया तो हमें ज्ञात हुआ -21x वर्ग। ओके दोस्तों, अब हमने देखा कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -9x का घात 3 -21x वर्ग ज्ञात हुआ। ओके दोस्तों, अब हमने देखा कि इसके पद समान नहीं है, अतः हम इन दोनों को जोड़ भी नहीं सकते और
घटा भी नहीं सकते, क्योंकि 9 के साथ उसका पद है 3, x की घात 3, जो 21 के साथ पद है वो है x का घात 2। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं एक पदी से त्रिपदी की गुणा कैसे किया जाता है। हमने सीखा है कि एक पदी में एक पदी से गुणा करना और वितरण नियम की सहायता से द्विपदी से द्विपद का गुणा करना। हमने द्विपद और द्विपद से गुणा में देखा कि द्विपद के प्रत्येक पद से द्विपद के प्रत्येक पद में गुणा होता है और इसके लिए वितरण नियम का उपयोग किया जाता है। द्विपद का त्रिपद से गुणा में भी इसी कार्यविधि का उपयोग किया जाता है। द्विपद का त्रिपद के गुणन में भी वितरण नियम का उपयोग किया जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। अगर हम 7x की गुणा 2x वर्ग माइनस 3xy प्लस 11 से करें तो हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम 7x की गुणा इस 2x वर्ग के साथ करेंगे। तो हमने देखा 7 के साथ जो पद है x और 2 के साथ पद है x वर्ग को गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ x की घात 3 और 7 को 2 से गुणा करने पर हमें ज्ञात हुआ 14x की घात 3। ओके दोस्तों, अब हम इस 7 की गुणा इस माइनस 3xy के साथ करेंगे तो हमें ज्ञात हुआ 21x वर्ग y माइनस का। अब हम इस 7 की गुणा इस 11 से करेंगे तो हमें ज्ञात हुआ प्लस 77x। अब हमने देखा कि इन तीनों के ही पद समान नहीं हैं, अतः हम इन तीनों को जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। तो हमारा उत्तर क्या आया, 14x की घात 3 माइनस 21x वर्ग y प्लस 77x। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं द्विपद का द्विपद से कैसे गुणा किया जाता है। जिस प्रकार हमने एक पदी का द्विपद से गुणा किया, आइए अब हम द्विपद का द्विपद से गुणा करना सीखते हैं। सोचिए कि आप 2x प्लस y को 2y प्लस x को कैसे हल करेंगे। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने 2x को 2y प्लस x से गुणा किया, फिर प्लस y को 2y प्लस x से गुणा किया। अब हम इसमें इस 2x की इस 2y से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद इस 2x की गुणा इस x से करेंगे तो हमें ज्ञात हुआ 4xy प्लस 2x वर्ग। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हम इस y की गुणा इस 2y से करेंगे और इस y की गुणा इस x से करेंगे तो हमें ज्ञात हुआ प्लस 2y वर्ग प्लस yx। ओके दोस्तों, अब हमने इसमें देखा कि किस किस के पद समान हैं। जिसके पद समान होंगे हम उसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हमने देखा 4 के साथ xy है और यहाँ पे भी xy है, तो दोनों के पद समान हैं तो हम इसको जोड़ सकते हैं। 4xy प्लस 1xy कितना होता है, 5xy। तो हमारा उत्तर आया 5xy प्लस 2x का वर्ग प्लस 2y वर्ग। ओके दोस्तों, एक बात और, बहुपद से बहुपद के गुणा में हमें समान पदों को ढूंढकर संयुक्त कर लेना चाहिए। ओके दोस्तों, आइए कुछ प्रश्न करते हैं। क्या कहता है ये, निम्नलिखित व्यंजक को गुणा कीजिए। 3x प्लस 7 को हमने गुणा किया 2x माइनस 3 से। अब हम इसको गुणा किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम इस 3x को गुणा करेंगे 2x माइनस 3 से, फिर जमा 7 की गुणा करेंगे हम 2x माइनस 3 से। अब हम 3x को 2x के साथ गुणा करेंगे, फिर इस 3x को हम इस 3 के साथ गुणा करेंगे। जब हमने इन दोनों को गुणा किया तो हमें ज्ञात हुआ 6x का वर्ग माइनस 9x। अब हम इस 7 की गुणा इस 2x के साथ करेंगे और इस 7 की गुणा हम इस 3 के साथ करेंगे तो हमें ज्ञात हुआ प्लस 14x माइनस 21। अब हमने देखा कि पद समान है किसी के, तो हमने देखा माइनस 9x प्लस 14x इन दोनों के पद समान हैं तो हम इसको जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब हमने देखा कि प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। अब हमने 14x में से 9x माइनस किया तो हमें ज्ञात हुआ 6x का वर्ग जमा 5x माइनस 21। ओके दोस्तों, आइए दूसरा उदाहरण समझते हैं। a प्लस बी को अगर हम गुणा करते हैं a माइनस बी से तो हमें क्या ज्ञात होता है। a प्लस बी को हमने सबसे पहले हमने इस a को a माइनस बी के साथ गुणा किया
और फिर b को a माइनस b के साथ गुना किया। जब हमने इसको गुना किया तो हमने इसको इस रूप में लिखा, उसके बाद इस a को हमने इस a से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ a का वर्ग। फिर उसके बाद a को b से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ ab। तो हमारा उत्तर क्या आया, a का वर्ग माइनस ab। अब हमने b को a के साथ गुना किया और फिर b को b के साथ गुना किया तो हमारा उत्तर आया प्लस ba माइनस b का वर्ग। अब हमने देखा इन दोनों के पद समान है, अतः ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम इसको काट देंगे। तो हमारा उत्तर क्या आया, a वर्ग माइनस b वर्ग। ओके दोस्तों, आइए a माइनस b को a प्लस b के साथ गुना करना है, फिर a प्लस b को a प्लस b के साथ गुना करना है और उन दोनों को हमें माइनस कर देना है। जब हमने सबसे पहले हमने इसको देखा, a माइनस b को a प्लस b से गुना करेंगे और इस a प्लस b को इस a प्लस b के साथ गुना करेंगे। जब हमने इसको गुना किया तो हमने इसको इस रूप में लिखा, a माइनस b प्लस b a माइनस b माइनस a प्लस b प्लस b a प्लस b। ओके दोस्तों, अब हमने इस a को इस a के साथ गुना किया और a को इस b के साथ गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ a वर्ग माइनस ab। अब हमने इस b को a के साथ गुना किया और b को b के साथ गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ ba माइनस b वर्ग। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हम इसको इसके साथ करेंगे, माइनस a को इस a के साथ गुना किया, फिर a को हमने b के साथ गुना किया, फिर हमें ज्ञात हुआ a वर्ग प्लस ab। फिर हमने इस b को a के साथ गुना किया और फिर इस b को इस b के साथ गुना किया, हमें ज्ञात हुआ ba प्लस b वर्ग। अब हमने देखा कि इन दोनों के पद समान हैं तो हम इसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसी प्रकार हमने इसको घटाया तो हमारा उत्तर आया a वर्ग माइनस b वर्ग। अब हमने इधर देखा तो इन दोनों के पद समान हैं, दोनों के आगे चिन्ह प्लस का लगा हुआ है तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमें ज्ञात हुआ a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। अब हमने इन दोनों को घटाना है, a वर्ग माइनस b वर्ग माइनस a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। अब हमने इसको घटाया तो सबसे पहले हमने इन सबके चिन्ह को बदल दिया, a वर्ग माइनस b वर्ग माइनस a वर्ग, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 2ab, फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारा क्या आ गया, b वर्ग। अब हमने देखा a वर्ग एक प्लस में है और एक माइनस में है तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पे दोनों b वर्ग माइनस में है तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस। दोनों को जमा किया तो हमारा उत्तर आया माइनस 2b वर्ग माइनस 2ab। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। a प्लस b को 3x माइनस y से गुना करना है। a को हमने 3x माइनस y से गुना किया और b को हमने 3x माइनस y से गुना किया। a को 3x से गुना करने पर 3ax आया और a को y से गुना करने पर माइनस ay आया। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हम b को 3x के गुना करेंगे तो हमें 3bx मिलेगा और फिर हमने b को y से गुना किया तो हमें माइनस by ज्ञात होगा। ओके दोस्तों, अब हमने देखा कि पद समान नहीं है किसी के भी, अतः इन दोनों पदों को जोड़ा या घटाया भी नहीं जा सकता। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 3xa माइनस ay प्लस 3xb माइनस by। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। यहाँ पर हमें 4a माइनस 5b को गुना करना है 2a माइनस 6b से। इसी प्रकार हम 4a को पहले 2a माइनस 6b से गुना करेंगे, फिर माइनस 5b को हम 2a माइनस 6b से गुना करेंगे। जब हमने 4a को 2a से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ 8a वर्ग। फिर हमने 4 को माइनस 6b से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ 24ab। तो हमने इसको माइनस 24ab यहाँ लिख दिया। अब हम इसी प्रकार माइनस 5b को इस 2a से गुना करेंगे तो हमें ज्ञात हुआ माइनस 10ab। ओके दोस्तों, अब हम माइनस 5b को माइनस 6b से गुना करेंगे तो हमें ज्ञात होगा 30b वर्ग। अब हमें देखना है कि जिसके पद समान है उसे जोड़ना है और घटाना है। हमने देखा माइनस 24ab और माइनस 10ab में दोनों के पद समान है
तो हम इसको जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जोड़ना है या घटाना है। माइनस का 24ab है और माइनस का 10ab है। हमें पता है माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। तो हमने 24 और 10 को जब जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ 8a वर्ग माइनस 34ab प्लस 30b वर्ग। ओके दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में देखा बीजीय व्यंजकों को गुणा कैसे किया जाता है, दो एक पदी का गुणनफल किस प्रकार किया जाता है, 3 या उससे अधिक एक पदी का गुणनफल किस प्रकार किया जाता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक के मान और सर्वसमीकाएं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ बच्चों आपने बीजीय व्यंजक पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, a प्लस बी गुना a प्लस बी को हल करें। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्रश्न 2, x माइनस 4 गुना 3x प्लस 3 को हल करें। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। प्रश्न 3, 2a प्लस b को a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 से गुणा कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2b। प्रश्न 4, x प्लस वाई माइनस 2 को x माइनस वाई से गुणा कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। प्रश्न 5, 2x प्लस 2y को x माइनस वाई से गुणा कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। Se le copica que ahora llevan
नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।